प्लेयर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं और अपनी टीम के कैप्टन, जिसको एक किंग बाबर बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो ये शक है कि कहीं बाबर कह रहा ना मेरा फोन नहीं उठा रहा। और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप सामने खड़े होगे, उतने ही सुकून में रहोगे, उतने ही खुश है। यानी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है, और वहां पे उस एरिया में इजराइल के बगल में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है। जिहाद का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, ये अपने खुद के बंदों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों राशिद लतीफ पाकिस्तान के महान प्लेयर और पाकिस्तान के कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन राशिद लतीफ ने एक बड़ी खड़खड़ाने वाली खबर दी है। उन्होंने बोला है कि यार पूछा कि साहब ये क्यों इनका मूड इतना खराब है और पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही और सब मैच हार रही है। तब राशिद लतीफ ने बताया कि असली स्टोरी ये है, एक्चुअली पाकिस्तानी टीम वालों को उनकी तनख्वाह नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये राशिद लतीफ कह रहे हैं। देखिए स्क्रीन पे देखिए साहब, राशिद लतीफ ये कहता है कि पाकिस्तानी टीम का इसलिए मूड खराब है क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिली और भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। ये बात तो ठीक है ना, जब पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम क्या कर लोगे। तो दोस्तों जो इनका पीसीबी का चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसका नाम ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ को बार बार व्हाट्सएप कर रहा है बाबर आजम लगातार कि सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर तनख्वाह का क्या हुआ, सर हमारी तनख्वाह, हमारा पैसा। क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेटर्स के घर उसी पैसे से चलते हैं। ज़का अशरफ ने इसको जवाब देना ठीक नहीं समझा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान को। दोस्तों उसने जवाब ही नहीं दिया, कह रहा तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और ये मामला आपसे नहीं कुछ समय से चल रहा है, यानी कि जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तब से ये मामला चल रहा है। और हो सकता, देखिए ये ना, अगर कोई कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी उसको पैसा न दे, आप खुद सोचिए, कंपनी उसको पैसा नहीं दे, तनख्वाह नहीं दे 2-3 महीने, उसका कैसा मूड होगा, क्या उसका मन चाहेगा काम करने का। आप कितनी भी बात कर लीजिए मोहिबुल वतनी की, आप कितना भी कह लीजिए कि नहीं साहब ऐसा है कि बड़े मुल्क के लिए, अरे यार उसके घर वाले तो खाना खाएंगे ना यार, उसके घर के तो खर्चे हैं ही, आपने तनख्वाह ही नहीं दी उसको। पीसीबी ने तनख्वाह नहीं दी, पीसीबी को एशिया कप करवाना है, भारत को बुलाना है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने प्लेयर को तनख्वाह देने के पैसे नहीं और अपनी टीम के कैप्टन, जिसको एक किंग बाबर बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो ये शक है कि कहीं बाबर कह रहा ना मेरा फोन नहीं उठा रहा। बाबर साहब चेक कर लेना, ऐसा ना हो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया ज़का अशरफ ने। बहुत बदमाश हैं पाकिस्तानी, तुम भी पाकिस्तानी हो, लेकिन जनरली बता रहा हूं पाकिस्तानी बहुत बदमाश होते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही नंबर ब्लॉक कर दिया हो, चेक करो जरा एक बार। दोस्तों पाकिस्तान में एक नई खलबली मच गई है एक और हिंदू खिलाड़ी को लेकर, लेकिन वो जो हिंदू खिलाड़ी है ना वो साउथ अफ्रीका का है, वो भारत का नहीं है। यानी कि आज से करीब 100-150 साल पहले उसके परिवार को वहां पे ले गए थे एज इंडेंचर्ड लेबर, इन द सेंस कि वो जो बॉन्डेड लेबर टाइप के होते हैं ना, बॉन्डेड लेबर टाइप के, उनको बंधुआ मजदूर टाइप के, उनको ले गए थे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। तो अब तो ये सब खत्म हो गया है। तो ये बंदा आया और साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में, इसका नाम है केशव महाराज और ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो ये कहता है कि बड़ा मैं खुश हूं, मैं वापस अपने देश आ रहा हूं, वापस अपने वतन आ रहा हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे अपने लोगों के बीच में, क्योंकि ओरिजिनली इंडिया के हैं। अब केशव महाराज का ये हुआ है कि साहब केशव महाराज के बल्ले के बीच में लिखा है ओम, पीछे की ओर सेंटर में ओम लिखा है, ये देखिए। अच्छा, इसको भी देख के खुजली हो गई पाकिस्तान में, किसने ओम क्यों लिखा है। मैं तो ये सोचती यार उसको लिखना तो उसको जो लिखना है, आपको क्या लड़ दे रहा उससे। भाई वो कोई ओवर्ट चीज तो नहीं कर रहा ना रिलीजन को ले, आपने तो पिच के बीच में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, उसने तो ऐसा कुछ नहीं करा, लिखना तो उसको ओम। मैं तो कह रहा हूं कोहली के बल्ले पे जय श्री राम लिखो, क्या प्रॉब्लम है यार, अच्छी बात है। रोहित शर्मा को बोलो बम बम बोले शंकर, बिल्कुल बल्ले के बीच में टनाटन, वेयर इज द प्रॉब्लम यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, हम कोई मैच डिसरप्ट नहीं कर रहे, कुछ बीच में पूजा पाठ नहीं कर रहे, पिच के बीच में किसी को चार दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन जो उसका यार बंदे क्रॉस पहनते हैं, बंदे ओम पहनते हैं, यहाँ पे बिस्मिल्लाह पहनते हैं, ठीक है यार, वो उनके मजहबी चीज़ें उनको करनी चाहिए, जिससे आपको करेज मिले, जिससे आपको हौसला मिले, जो आपको मैच जीतने पे, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करे कि आप मैच जीत लो, बंदे को काम करना चाहिए, मैं ये बात मानता हूं। पाकिस्तानी टीम को कुछ नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी टीम को तनख्वाह दे दो मैच जीत जाएंगे, उनको बेचारों को तनख्वाह ही नहीं मिली है, तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ से अपसेट हूं, ठीक। अच्छा, ये बंदा बन गया केशव महाराज हीरो इंडिया में, जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर हिंदू हैं और बिल्कुल देख के लोग उसको बना दिया हीरो और बोला कि भाई ये आदमी ठीक है, इसके बल्ले पे ओम लिखा है। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यह, और मैं क्यों इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। बोलेंगे साहब ये क्या बात है मेजर साहब, क्यों? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस देश का हिंदू हर समय, ज़्यादातर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा, ज़्यादातर हिंदू पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फेथ से बहुत कतराता था।
बहुत कतराता था। कभी आप ज़्यादा अगर आप बात करें हिंदुइज्म की तो लोग ये कहते थे कि साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। कोई अगर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता तो साहब ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई टीका लगा के कहीं आ जा रहा है, क्या लगा के, तो उसकी मजाक। ये मैंने खुद देख चुका हूँ अपने सामने। और मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, एक ज़माने में मेरी भी थिंकिंग ऐसी ही थी। मैं इन सबको ऐसी बेकार समझता था, यार ये क्या है बेकार। ऐसा होता है कि कभी कभी आप ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुजरते हैं ना, जब साक्षात प्रभु आपके सामने आते हैं, तब आपको पता लगता है कि आप जो है ना, आप से मेरा मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेजर गौरव आर्या की। तब आपको पता लगता है कि आपकी औकात कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो, ठीक है। और जितनी ह्यूमिलिटी के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ आप सामने खड़े होगे, उतने ही सुकून में रहोगे, उतने ही खुश रहोगे। आज की तारीख में मैं ये कहता हूं कि आई एम अ वेरी प्राउड प्रैक्टिसिंग हिंदू। मुझे बहुत फक्र है, मुझे बहुत गर्व है अपने धर्म के ऊपर। और अगर केशव महाराज को अपने धर्म के ऊपर गर्व है इतना, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। दोस्तों, एक और खबर है कतर से। आपको पता है वो 8 हमारे फौजी भाई जो हैं वो वहां पे फंसे हुए और उनके लिए एफर्ट चल रहे हैं। लेकिन कतर से एक खबर है दोस्तों की, इसमें लिखा है कतर ओपन टू रिकंसिडरिंग हमास प्रेजेंस इन कतर। देखिए कतर में क्या है कि जितने भी गुंडे मवाली हैं सबका हेडक्वार्टर कतर है। कतर में अमेरिका तो है ही है, उसके अलावा, ठीक है, मैं गुंडे मवाली अमेरिका को नहीं कह रहा यहाँ पे। वैसे अमेरिका की कुछ हरकतें गुंडे मवाली वाली हैं, लेकिन मैं इस वक्त अमेरिका को नहीं कह रहा, उसकी क्लास में अलग से लूंगा। तालिबान का हेडक्वार्टर है वहां पे कतर में। अब ये कह रहा है कि हम हमास का हेडक्वार्टर वहां पे बनाएंगे, राइट। और the understanding first reported by Washington Post was reached at a meeting in Doha this month between US Secretary of State Antony Blinken and the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani। और इससे छोटा नाम नहीं मिला इनको, इसका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि साहब इससे हम लोग क्या करेंगे कि हमास का अगर हेडक्वार्टर होगा तो हम उनसे नेगोशिएट करेंगे कि आप ये जो लोग हैं जो आपने पकड़ रखे हैं बाहर के लोग, इनको छोड़ो वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जब हेडक्वार्टर होगा तो वहाँ पे फिर हमास के लोग रहेंगे भी, कतर में, दोहा में रहेंगे, जैसे तालिबान रह रहा है। तो बेसिकली कतर क्या कर रहा है, देखिए मैं इस वक्त ज़्यादा गैस नहीं करना चाहता। इस वक्त कतर ये कर रहा है कि ये सब जो आउटफिट्स हैं ना, जैसे तालिबान एक हो गया, हमास एक हो गया, ठीक है, जिसके पीछे अब अमेरिका उतनी बुरी तरीके से नहीं पड़ा जैसे एक ज़माने में अलकायदा के पीछे पड़ा था। अलकायदा ने डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था ना 9/11 पे। अब अमेरिका तालिबान के पीछे नहीं पड़ा हुआ, दोहा अग्रीमेंट साइन कर रखी है, अब वो अलग हैं, ये चले गए। उसी तरीके से हमास के ऊपर इजराइल तो पड़ा है इनके पीछे, लेकिन अमेरिका उतनी बुरी तरीके से हमास के ऊपर नहीं। तो ये बीच में खेल रहा है कतर, और कतर कह रहा है कि ठीक है अब तालिबान के ऊपर हमारी एक से है, यानी कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है, और वहां पे उस एरिया में इजराइल के बगल में क्या हो रहा है ये भी कतर डिक्टेट कर सकता है। ज्यादा दिन दूर नहीं है वो जब कतर के अंदर 4-5 और ऐसे गिरोहों के सरदार वहां पे बैठे रहेंगे, उनके हेड वहां पे बैठे रहेंगे और वहां से डिक्टेट करेंगे कि किस तरीके से कौन सी टेररिस्ट या मिलिटेंट तंजीम किस तरीके से काम करती है। ये कतर की फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों। एक और खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये है कि इनका कहना है कि आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है, उन्होंने ट्विटर, जो आजकल एक्स बोलते हैं जिसको, तो उन्होंने पोस्ट करा है वॉइस रिकॉर्डिंग। ये पहले आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुनिए। मुश्किल كمان السولار والمحروقات لسه في وين في؟ انا بقول لي فيش، انا بحكي مع اسم المستشفى بقول لي فيش. ايش برا المستشفيات يعني؟ لا لا في بنزين، هي بنزين معها واسطه بروح على المحطه بروح في بنزين يعني الجماعه ماسكه كل الامور المحروقات. حتى غاز اللي هو واسطه بروح بعد من ضبط غاز وبطلع، اللي هو واسطه بعد بنزين وبطلع. حتى في المستشفيات يعني؟ لا في المستشفيات هم اللي بيودوا لها السولار، هم المسؤولين عن المستشفيات، يعني بالنهايه هم اللي بيودوا السولار لانه في سولار. مين حماس؟ عندهم سولار محطات. عنده سولار فيه، عنده اقل شيء مليون لتر. انا بقول لك اليوم يعني اليوم مثلا تحكي اليوم الخميس، اعتقد من ممكن الخميس الجاي يكون فاش كله منشأ. هلا المحطات ملاني وفي بياخذوا منها بودوا السولار للمستشفيات، يعني بيسحبوا منها عن طريق الشحن بودوها للمستشفيات. ولسه ولا هم اسمع لحتى بيحكموا في البلد صراحه. شو اسمه؟ انفاق كل شيء لسه ما تبهدلوا يعني صراحه. لسه ما هم ماسكين كل شيء صراحه يعني. وفي تحت الارض انا متاكد في نص مليون اقل شيء، في نص مليون لتر. بالنهايه انت عارف الانفاق بدها اكسجين وبدها تلفونات وبدها ميه وبدها حمامات وبدها عماره.
في نص مليون لتر تحت الارض. اقل شيء. هي اما لو الشعب كله مات كل يوم اسرائيل قتلت 10,000 شخص مواطن ما بتاثر بمهمش ولا عبالهم، المهم هم يبقوا. दोस्तों इस वॉइस रिकॉर्डिंग में इनका ये कहना है कि साहब IDF posts audio evidence of call between IDF officer and senior Gazan official confirming Hamas terrorist headquarter under the Shifa hospital ड्रेनिंग नेसेसिटीज। अब क्या चक्कर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो हमास है, मैं 2-3 मिनट में आपको समझाता हूं स्टोरी। हमास किस तरीके से लड़ता है ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब हमास को यह पता है कि अगर वो इजराइल पे हमला करेगा तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, इतना पता है, सही बात है। आप मेरे घर पे आके मुझे मारेंगे, मैं तो आपके घर में घुस के आपको मारूंगा, ये बात तय, ह्यूमन नेचर है। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इससे फायदा कैसे उठाना है। अब देखो पलटवार तो होगा इजराइल का और 10 गुना ज्यादा होगा। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। सॉर्ट आउट दोस्तों इस तरीके से करना है, हमास की आइडियोलॉजी बता रहा हूं आपको। हमास 2-3 चीजें करता है, जैसे कि स्कूल है ठीक है, स्कूल का एक हिस्सा हमास का एक छोटा सा हेडक्वार्टर हो गया। हेडक्वार्टर मतलब ये नहीं कि पूरे कंट्रोलिंग, छोटे छोटे विंग्स होते हैं ना इसके, ये करता है, वो ये करता है, ये करता है, ऐसा फलाना, कोई हवाई वाला है, कोई नेवल वाला है, कोई ये वाला कमांडो है, कोई ये काम करता है, कोई ये दहशतगर्दियों को फैलाता है, कोई मीडिया प्रोपेगेंडा वाला। तो हमास के भी ऐसे 4-5-7 विंग होंगे। तो आपने एक स्कूल के अंदर विंग बना लिया, ठीक है जी, स्कूल, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने वहां पे एक अपना छोटा सा हेडक्वार्टर खोल लिया। ये जो शिफा अस्पताल है, शिफा अस्पताल के नीचे हमास ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं, साफ सीधी बात है। हमास का सिंपल सा फंडा, ये जाएंगे लिफ्ट पकड़ के अस्पताल की छत पे। ऊंचा अस्पताल होगा, जाहिर सी बात है, 4-5 फ्लोर होंगे, जितने भी मुझे नहीं पता। ये गए सीधा ऊपर, गए आराम से। अब इन लोगों ने वहां से रॉकेट मारे इजराइल की ओर, अस्पताल की छत से। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त उन्होंने ऐसा करा है, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। इन्होंने रॉकेट मारे इजराइल की ओर। इजराइल को पता लगा कि ये फिलिस्तीन से यानी कि गाजा पट्टी से हमारे ऊपर आके रॉकेट पड़े हैं। इजराइल के रडार ने और कंप्यूटर ने कैलकुलेट करा कि उसने ये पैराबोला, ये ट्रेजेक्टरी ली है और इजराइल में गिरा है। ठीक है, तो यहां पे रॉकेट जो है वो आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर लिया। जो इजराइल का जो एयर कवर देता है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, आपने सुना होगा, तो उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया हमास के रॉकेट को। लेकिन उसके कंप्यूटर को पता लग गया कि रॉकेट यहां से आया था, क्योंकि एक रॉकेट तो आएगा नहीं, 7-8-10 रॉकेट आएंगे एक साथ, धड़ 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 करके। अच्छा, इजराइल ने वापस उधर ही उसी ट्रैजेक्टरी को यूज करके, क्योंकि कंप्यूटर ने वो ट्रैजेक्टरी जो है, जो पैराबोला है, उसको मैप कर लिया, यहां से फायर करा इजराइल ने रॉकेट। इसको सीबी बोलते हैं आर्मी की लैंग्वेज में, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट। एक बम्बार्डमेंट करी, काउंटर बम्बार्डमेंट। यहां से सीबी में एक रॉकेट मारा इजराइल ने। अच्छा जी, अब आप समझ रहे हैं, इसने अस्पताल की छत से एक रॉकेट मारा इजराइल के ऊपर। इजराइल ने उस रॉकेट को नष्ट करा, या वो जमीन पे गिरा, बिल्डिंग पे गिरा, लोग मरे नहीं मरे हमें नहीं पता, लेकिन वो रॉकेट वहां पे खत्म हो गया। चाहे इजराइल ने हवा में खत्म कर दिया, जमीन में मार के, लोगों को मार के, उसका काम पूरा हुआ, रॉकेट खत्म हो गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी। अब वो रॉकेट कहां गिरेगा इजराइल का? अस्पताल पे गिरेगा, राइट? अब इजराइल को फायर करते वक्त तो ये नहीं पता कि वहां पे अस्पताल है। इजराइल को सिर्फ ये पता है कि इस लोकेशन से रॉकेट, 10 रॉकेट आए थे हमारे ऊपर। इजराइल को सिर्फ इतना पता है। और ये ड्रिल होती है, जैसे ही होता है वैसे ही फट से जवाबी कार्रवाई होती है। हमारी आर्मी भी यही करती है, इंडियन आर्मी का यही है। और आपको मैं बात बताऊं, यही चीज पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, बड़ी चालाक है इस मामले में, बुज़दिल फौज है ना। पाकिस्तानी आर्मी पे जब शेलिंग करती है ना हमारे ऊपर, LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो शेलिंग करती है, तो उसकी जो गन्स हैं, उसकी जो मीडियम गन्स हैं, 155 mm की जो मीडियम गन्स हैं पाकिस्तान की, वो गांव के बीच में लगा के रखता है पाकिस्तान। वहाँ पे शहर वहर वाला मामला तो इतना बहुत कम है पाकिस्तान में, एक्सेप्ट अगर आप पीछे मुजफ्फराबाद चले जाएं और इधर इधर चले जाएं। लेकिन वहाँ पे जो मामला है ना पाकिस्तान का, क्या है, पाकिस्तान वहाँ से शेलिंग करता है दोस्तों, शहर के बीच में से या गाँव के बीच में से। अब क्या होगा कि जब गाँव के बीच में से शेल गिरेगा हमारे ऊपर, यहाँ से इंडियन आर्मी वापस फायर करेगी, और जब इंडियन आर्मी फायर करेगी वो शहर के बीच में गिरेगा। अरे ये देखो बच्चा शहीद कर दिया, अरे देखो ये बुजुर्ग शहीद कर दिया, अरे देखो इतने जानवर मार दिए, विक्टिम कार्ड। यही चीज इन्होंने करी शिफा हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में इन्होंने, और ये कंफर्म करा है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये है सीनियर गाजन ऑफिशियल है कंफर्मिंग
तो हमास टेररिस्ट हेडक्वार्टर अंडर द शिफा हॉस्पिटल इज ड्रेनिंग द नेसेसिटीज फ्यूल ऑक्सीजन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गाजन एंड स्टाफ एंड यूजिंग देम फॉर टेररिज्म। ये बंदे ने खुद बोला है, और ये खुद गाजा का है, पैलेस्टीनियन है, मुस्लिम है, ऑफिशियल। इसने ये बताया है कि साहब हमारा पानी, हमारी बिजली, हमारा तेल, सब कुछ हमास चुरा के ले जा रहा है और हमारे पेशेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से पूरा जिहाद का दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। ये अपने खुद के बंदों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जिसको कहते हैं ना इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जब लड़ते हैं ना अपने सामने औरतों और बच्चों को रख देते हैं दोस्तों, कि जब दुश्मन जवाबी कार्रवाई करे, इनका दुश्मन यानी कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करे, जब वहां से ये फायर करेंगे उनके ऊपर तत पूरा मैगजीन खोल दी, जब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो बच्चों को आधे ढकेल दिया। अब गोली को तो पता नहीं है बच्चा है बड़ा है, और जब लड़ाई होती है तो निशाना देख के सिर्फ पिक्चरों में होता है बॉस, जब कंफ्यूजन होता है किसी को पता नहीं, फायर आता है, फायर करते हो, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू फायर बाय फायर। अब हुआ क्या है कि उसमें कोई बच्चा मर गया, फिर बोला ये तो नन्ना शहीद है, देखो ये नन्ना शहीद है, फिर उसकी लाश ले गए। ये पैलेस्टीनियंस ने यही चीज़ कश्मीर में करी थी। आपने सुना हो कुछ समय पहले स्टोन पेल्टिंग होती थी, आपने देखा होगा, बड़ी स्टोन पेल्टिंग होती थी, ऐसा वैसा दुनिया भर का, ठीक है। उस स्टोन पेल्टिंग के दौरान दोस्तों क्या हो गया कि स्टोन पेल्टिंग के चक्कर में यही लोग करते थे, जब यहाँ से वो बुलेट्स फायर होती ना, रबर बुलेट्स होती थी, या फिर वो क्या कहते हैं पैलेट गन्स, जिसको कहते हैं ना पैलेट गन्स, छर्रे वाली, वो जब फायर होती थी तो पूरी भीड़ भड़का ये सब चल रहा है, पूरा लाठी चार्ज हो रहा है और खूब गैस वैस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, बीच में पैलेट गन फायर करी, अगले दिन ये देखो बच्चा नन्हा शहीद। इन्होंने हुर्रियत वालों ने वहीं से सीखा है सब, पैलेस्टीन से। तो दोस्तों ये पैलेस्टीन का सबसे बड़ा जुर्म है, स्टोन पेल्टिंग, विक्टिम कार्ड प्लेइंग, नन्ना शहीद, ये सब पैलेस्टीन की देन है। ये कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं भी JNK में पोस्टेड था, मैंने आज तक नहीं देखा JNK में, ठीक है ना, और मैं कश्मीर भी कई बार जा चुका हूं दोस्तों, मैंने कभी नहीं देखा था, ये रिसेंट फिनोमेना है। ये सारा का सारा पैलेस्टीन से सीख के वही विक्टिम कार्ड हुर्रियत वालों ने सीख लिया। और दोस्तों आखिरी खबर है अरमिता गेराबंद की। अरमिता गेराबंद कौन है? वही लड़की 16 साल की जो बिना हिजाब के निकली थी और ईरानी पुलिस ने इतना मारा कि उसको कोमा हो गया, वो कोमा में चली गई, अब उसकी मृत्यु हो गई। शी इज नो मोर। गॉड ब्लेस हर सोल, जहां पे भी है भगवान उसको शांति दे, उसको आराम से रखे, खुश रखे उस छोटी बच्ची को। लेकिन यार ये इतने कसाई टाइप के लोग हैं यार, ये इनके जो मौलाना मौलवी है ना ईरान में, जो टॉप रूल करते हैं, ये बिल्कुल कसाई टाइप के लोग हैं यार। इनको ये फिक्र है कि 1000 किलोमीटर दूर इजराइल में क्या हो रहा है, इनको ये फिक्र है कि गाजा में क्या हो रहा है, इनको ये फिक्र है कि पैलेस्टीन में, लेबनान में क्या हो रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा में क्या हो रहा है। इनको ये फिक्र नहीं कि ईरान में क्या हो रहा है। 16 साल की बच्ची का, अच्छा देखिए, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका में कत्ल नहीं होते, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में कत्ल नहीं होते, और ऐसी बात नहीं कि जर्मनी, फ्रांस या इंग्लैंड में कत्ल नहीं होते। कत्ल तो हर जगह होते हैं, हर उम्र के लोगों के होते हैं, बुजुर्गों में भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, और इनोसेंट लोगों मारे जाते हैं रोज। क्या भारत में इनोसेंट लोग नहीं मारे जाते? बिल्कुल। यहां पे फर्क है ईरान में। ईरान में स्टेट सैंक्शनड है। ईरान में जो सरकार है वो कहती है बच्चे की हत्या कर दो यार। आप समझ रहे हैं फर्क? एक तो ये है कि कोई क्रिमिनल मारे बच्चे को और फिर सरकार उस क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई करे। वहां पे सरकार कहती है उस बच्चे को मार दो, 16 साल की लड़की, उसने हिजाब नहीं पहना, मार दो उसको। और ऐसे ईरान में कितने केस हो गए दोस्तों, पता ही नहीं लगता। दोस्तों आप सब लोगों ने फीडबैक दिया कि मेजर साहब लाइव कब होगा, लाइव कब होगा, हमें रियल टाइम पे सवाल जवाब पूछने हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर यानी कि कल, आज संडे है, कल मंडे है, मंडे को शाम के 6 बजे मैं आऊंगा लाइव आप मुझसे सवाल पूछेंगे, लाइव में आपके सवालों का जवाब दूंगा और लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।